नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम के जरिए जिला महेंद्रगढ़ सहित पूरे प्रदेश को 100 करोड़ रुपए से अधिक की 9 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी उपस्थित रहीं। वहीं नारनौल के नागरिक अस्पताल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक ओम प्रकाश यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। विधायक ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इन परियोजनाओं से आम जन को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस दौरान नारनौल अस्पताल में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार क्लिनिक का उद्घाटन, टेली ईसीजी सेवा की शुरुआत और 5 स्थानों पर नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया गया। साथ ही अमृत फार्मेसी स्टोर की आधारशिला भी रखी गई और डायलिसिस यूनिट का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंत्री जी ने स्वास्थ्य संबंधित लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, कुछ एक का शिलान्यास किया है। बहुत बड़ी योजनाएं मानव स्वास्थ्य से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी और आप देखेंगे सभी से गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ऐसी परियोजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं। सोच यही है कि जल्दी से जल्दी कोई भी कुछ ऐसी छुपी हुई बीमारियां होती हैं जिनका पता थोड़ा सा अगर लेट लगे तो काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। सरकार की मंशा यही है कि जिनकी पहुंच में ये कार्यक्रम नहीं रहता, उन लोगों के लिए इन योजनाओं का लाभ हो, गरीब से। वहीं कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने मास्टर प्लान 2041 को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। विधायक ने आरोप लगाया कि पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी डीपीसी की बैठक में मास्टर प्लान को पास कर फाइल सरकार को भेजा गया था, लेकिन बाद में कई आपत्तियों के चलते वह फाइल वापस आ गई। वहीं बताया जा रहा है कि अशोक अरोड़ा ने कहा कि अब अधिकारियों ने बिना डीपीसी की बैठक बुलाए ही फाइल को दोबारा अप्रूव कर आगे बढ़ा दिया है, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योतिसर, कमोदा और मिर्जापुर गांव में किसानों की जमीन इस योजना के लिए ली जानी है, लेकिन किसान जमीन देने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें बाजार में पोर्टल रेट की तुलना में कहीं अधिक दाम मिल रहा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर मंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष उठाएंगे और कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिना डीपीसी बैठक फाइल भेजने पर उठे सवाल, किसानों की जमीन के रेट को लेकर नाराजगी, कष्ट निवारण समिति में गरमाया मुद्दा, जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कुरुक्षेत्र का 2041 का मास्टर प्लान पिछले दिनों पास हुआ डीपीसी की मीटिंग में, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन लग के वापिस आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दादागिरी यहाँ तक है कि उसको दोबारा मीटिंग बुलाना भी ठीक नहीं समझा, और मीटिंग ना बुला के जो एरिया एक बहुत ही पटलाई एरिया जिसमें रोगड़ है, ज्योतिसर है, आपका मिर्जापुर का कुछ एरिया आता है, कमोदे का आता है, उस जमीन को आरक्षित कर दिया संस्थाओं के लिए। ना किसान कहीं बेच सकता, ना कोई इंडस्ट्री जा सकती, ना आर जोन हो सकता। सरकार ने कोशिश की कि संस्थाओं के लिए हमें जमीन मिले, अच्छी बात है, ले, मार्केट रेट पे ले। वहीं कुरुक्षेत्र में बीजेपी की नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता श्रीदेवी कृप भद्रकाली मंदिर पहुंची हैं, जहां उन्होंने मां भद्रकाली के दरबार में माथा टेककर पूजा अर्चना की।
और संगठन की मजबूती की कामना की है। मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जबकि मंदिर के पीठाध्यक्ष पंडित सत्यपाल शर्मा ने विधिवत पूजा करवाई। मीडिया से बातचीत में अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक महिला कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना महिलाओं के सम्मान को बढ़ाता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कमजोर रही है, वहां संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा ताकि आगामी चुनावों में बेहतर परिणाम मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि 2029 चुनाव को लेकर भाजपा पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार जीत की दिशा में काम कर रही है। संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की बात कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब उनका फोकस संगठन को और अधिक मजबूत करने पर रहेगा। हाँ, आज मैं इस महान शक्तिपीठ में माथा टेकने आई हूँ। आज माँ काली का, माँ दुर्गा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। जिस तरीके से माँ शक्ति का स्वरूप है, उसी तरीके से आज मोदी जी ने एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक महिला को काम करने का प्रदेश में मौका दिया है, तो उसके लिए मैं माँ काली का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आई हूँ, माथा टेकने के लिए आई हूँ। वहीं यमुनानगर में कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। बत्रा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है और सरकार इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और रोजमर्रा की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और आम नागरिक सभी प्रभावित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन लागत बढ़ने से खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी तेजी आई है, जिससे घरेलू बजट बिगड़ गया है। श्याम सुंदर बत्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल रही। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की जनता महंगाई का बोझ झेल रही है। हर चीज की महंगाई चरम पे है और ये आप पेट्रोल डीजल के रेट लगा लो, मैं कहूँ 8 रुपए के करीब बढ़ोतरी इन्होंने पिछले 15-20 दिन में की है, जबकि कच्चे तेल का रेट 100 के आसपास है, 100 से 2 रुपए नीचे, 4 रुपए ऊपर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, 120 से 140 रुपए डॉलर तक उन्होंने तेल खरीदा और 70 रुपए पेट्रोल और 45 रुपए 50 रुपए तक डीजल लोगों को उपलब्ध करवाया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और रिजल्ट मौके पे कुछ नहीं। और इन्हीं की गलती की वजह से ये जो हिंदुस्तान की जनता ये जो खामियाजा भुगत रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की वजह से है। वहीं रोहतक में जिला नागरिक अस्पताल में स्वच्छ नारी सशक्त परिवार एवं अमृत फार्मेसी स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया, जबकि रोहतक में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ये योजनाएं महिलाओं और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। इनसे बीमारियों की शुरुआती जांच संभव होगी, जिससे समय पर इलाज मिल सकेगा और गंभीर रोगों से बचाव होगा।
पत्रकारों द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। हालांकि वेट कम करने पर सरकार स्तर पर चर्चा की जा सकती है ताकि आम जनता को राहत मिले। उन्होंने लोगों से योग को जीवन शैली में अपनाने की अपील करते हुए कहा कि योग से व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रह सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, कुछ एक का शिलान्यास किया है। बहुत बड़ी योजनाएं मानव स्वास्थ्य से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी और आप देखेंगे सभी से गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं। सोच यही है कि जल्दी से जल्दी कोई भी कुछ ऐसी छुपी हुई बीमारियां होती हैं जिनका पता थोड़ा सा अगर लेट लगे तो काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। सरकार की मंशा यही है कि जिनकी पहुंच में ये कार्यक्रम नहीं रहता उन लोगों के लिए इन योजनाओं का लाभ हो, गरीब से गरीब के लिए, और उनके लिए ईसीजी, आपके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड खून की जांच और हर तरह की जांच जो है वो करके उन बीमारियों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सकता है। ऐसी आप देखेंगे जो हमारी जो फार्मेसी है, जो ऐसी दुकानें जो हैं खोली गई हैं, आप देखें कि उनमें भी 80 से 90% जो है स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 9 विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रोग्राम लॉन्च किया है। और जैसा कि वो पिछले काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं और अनेक योजनाएं परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, उसी कड़ी में ये 9 परियोजनाएं आज और शुरू करके, जिसके अंदर अमृत फार्मेसी शुरू की है, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की परियोजना शुरू की है, जिसमें नारनौल के कोरियावास मेडिकल कॉलेज में फ्री डायलिसिस की सुविधा शुरू की है 15 बेडों पर। और हमारे टेली ईसीजी हर जिला स्तरीय जो हॉस्पिटल है उनके पीएचसी लेवल तक, जिसमें हृदय रोगों के लिए ईसीजी और एमआरआई। हम ऑनरेबल सीएम नायब सिंह सैनी जी का, एमएलए साहब का, हेल्थ मिनिस्टर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में आज 15 बेड का फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस स्टार्ट करवाया है, जिसमें पेशेंट को कोई भी 1 रुपया भी नहीं देना, सरकार उसका भुगतान करेगी। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे ऑनरेबल एमएलए ओम प्रकाश सर का, सीएम साहब का और हेल्थ मिनिस्टर मैडम का, कि हमारे चमन ऋषि मेडिकल कॉलेज एंड राव तुलाराम हॉस्पिटल में 15 बेडी डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा आज से। वहीं कुरुक्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता सुभाष कलसाना को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष कलसाना ने शीर्ष नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। सिंह सैनी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने, मैं कहूँगा जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे हरियाणा के प्रत्येक उन कार्यकर्ताओं को जिनके मार्गदर्शन पे, जिनके नेतृत्व में और जिनके कारण आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, तो सभी कार्यकर्ताओं को उसमें बहुत अहम योगदान है। मैं उन सभी का कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।
वहीं हरियाणा के पलवल में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा गेस्ट अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए। जाने के बाद प्रदेश भर के अतिथि अध्यापकों में खुशी की लहर है। इसी क्रम में गेस्ट अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यह लगभग 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है, जिसमें हजारों अध्यापकों ने अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की समस्या में वे उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 12,700 से अधिक गेस्ट अध्यापकों को राहत देते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत 2 माह के भीतर प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी वेतन भत्ते और सुविधाएं दी जाएं। चल रही मीटिंग छोड़ के यहाँ पर आए और जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे ही पलवल के ही लोग नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों को इसका गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है। और मैं जो आपका न्यायालय का आदेश आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसको पहुंचाकर वो आदेश जल्दी आप लोगों के लिए पारित हो और आपका उसको लाभ मिल सके, ऐसा हम लोग जल्दी इसका प्रयास करेंगे। और आप लोग भी माननीय मोदी जी के साथ, नायब सिंह सैनी जी के साथ समाज के कल्याण के लिए, देश और प्रदेश के विकास के लिए जिस उद्देश्य से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो अध्यापक वर्ग की है। तो वहीं जुलाना की ब्राह्मण धर्मशाला में आज एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच करवाई और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस अवसर पर सामाजिक कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन कैप्टन योगेश कुमार बैरागी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और युवा भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान कैप्टन योगेश कुमार बैरागी ने हरियाणा सरकार और भाजपा पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन पर जो विश्वास जताया गया है वह उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज सेवा और जन कल्याण उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और वे इस दिशा में लगातार कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और खुशी व्यक्त की। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी का, हमारी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बड़ी बहन अर्चना गुप्ता जी का, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी, और मैं पार्टी के सभी श्रेष्ठ जो कार्यकर्ता में उन बंधु हैं, नेता हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो सोशल जस्टिस बोर्ड के अंदर चेयरमैन का एक दायित्व दिया है। और मैं उसको लेकर के बहुत आभारी हूँ कि जुलाना से जो इलेक्शन लड़ा और जुलाना के लोगों ने प्यार दिया, जुलाना की तरफ देखते हुए एक जिम्मेदारी सौंपी है। मैं शीर्ष नेतृत्व को अपनी तरफ से, जुलाना की तरफ से एक भरोसा दिलाता हूं कि जो हरियाणा सरकार के अंदर जो हिस्सा दिया है, हर एक उम्मीद पे खरा उतरने का काम करूंगा। वहीं गुरुग्राम में अपराध शाखा मानेसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोसाइटियों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के टायर रिम चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय एसपी श्री नीतीश अग्रवाल जी आईपीएस की नेतृत्व में पलवल पुलिस लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कल रात एवीटी स्टाफ इंचार्ज पीएसआई दीपक गुलिया को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि यूपी नंबर गाड़ी सिल्वर ग्रे कलर की बलेनो में 4-5
अंतर्राज्यीय गैंग के मेंबर पलवल की तरफ हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। तो सूचना पाते ही एवीटी स्टाफ इंचार्ज अपनी टीम के साथ उनको पकड़ने के लिए निकले और केएमपी के पास जाल बिछाया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी को टक्कर मारते हुए गाड़ी को होटल की तरफ भगा लिया। पुलिस पार्टी ने भी उनके पीछे अपनी गाड़ी लगाई। पूरे जिले में नाकाबंदी की गई। वहीं गुरुग्राम में अपराध शाखा सेक्टर 40 पुलिस टीम की कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हो गए। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए, वे जिन्हें पुलिस ने काबू में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 29-30 मई की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली में अवैध वसूली और फायरिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी बाइक सवार। वहीं पलवल में पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एवीटी स्टाफ हथिन ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, राइफल, नुमा पुआ 12 बोर, कट्टा 315 बोर, पिस्टल और कारतूस सहित यूपी नंबर की बलेनो कार बरामद की है। तो जिस तरीके से जिसमें एक सिपाही बताया चले कि देवेंद्र के पैर में गोली लग गई है, इसके बाद बदमाशों ने मरौली रोड की तरफ भागते हुए फिर से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया, जबकि 4 बदमाशों को हथियारों सहित दबोच लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकरम, कृष्ण, आलोक और माधव के रूप में की गई है। वहीं रादौर क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा स्थापित नाकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। नाकों पर चेकिंग और कथित ढिलाई और ओवरलोड वाहनों के निर्बाध आवागमन को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रादौर एसडीएम ने नाकों पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी तथा उपस्थिति की जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखिएगा जिस तरह से जिले के अंदर ओवरलोड को लेकर के नाकाबंदी की गई है, अवैध खनन को लेकर के नाकाबंदी की गई है, फर्जी ई रवाना को लेकर के नाकाबंदी की गई है। आपके सामने वीडियो में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक नाका से चेक होकर के एक ओवरलोड वाहन, ओवर का भी ओवर, उसमें उसके बाद कोई ओवर नाम की चीज ही नहीं रहती जिसमें उसमें मटीरियल आ सके, वो गुजरता है। और अधिकारी टॉर्च लेकर के सरेआम वहां पर उसका मानो तो चेकिंग के बजाय उसकी सुरक्षा कर रहे हो, ये बड़ा सवालिया निशान है। और उन जो नाकाबंदी की गई है उन पर भी बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से नाकाबंदी के होते हुए ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, बिना ई रवाना के वाहन गुजर रहे हैं, ओवरलोड लेकर के वाहन गुजर रहे हैं, नियमों के विपरीत वाहन गुजर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि माननीय जिला उपायुक्त यमुनानगर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो अधिकारी मिली भगत होकर के इस तरह से हरियाणा सरकार के राजस्व को चपत लगवा करके ओवरलोड और बिना ई रवाना के वाहनों को गुजार रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रोहतक की नेहरू कॉलोनी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति और उसकी प्रेमिका मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। मृतका की पहचान 34 वर्षीय चिंकी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति गोविंद निजी कंपनी में काम करता है। कानपुर निवासी राजेश गुप्ता द्वारा 112 और वाणिज्यिक अधिकारी को सूचना दी गई थी कि उनका एक ड्राइवर नीरज, जो कि एक कंटेनर को वेयर हाउस सोहरा मोड़ गोदरेज से लेकर के कानपुर के लिए रवाना हुआ था, वह कानपुर न पहुंचा था और वह घायल अवस्था में दीनदयाल दीनानाथ इंस्टीट्यूट के सामने मिला था, जिसके संबंध में उनके द्वारा थाना अजगैन में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और पंजीकृत अभियोग के आधार पर इस पे वाणिज्यिक अजगैन एवं स्वास्थ्य एवं सर्विलांस की टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए निश्चित किया गया था। इन टीमों द्वारा संयुक्त रूप से जनपद कुशीनगर के कसिया में लूटा हुआ माल एवं जो लूटा हुआ कंटेनर था उसको बरामद कर लिया गया।
तो फिलहाल खबर हरियाणा के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।